हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए गए हैं, इनका नाम को मैं एक चार्ट के रूप में यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। तो क्रिया के भेद के आधार पर देखिए, सबसे पहला जो भेद है वह क्या है, असामान्य क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा नामधातु क्रिया, छठवां संयुक्त क्रिया, सातवां कृदंत क्रिया और आठवां सजाती क्रिया। ये जितने भी भेद हैं इनका हम क्या करेंगे, एक एक करके परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला जो भेद है वह है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया हो तो उसे सामान्य क्रियापद कहते हैं, या हम कह सकते हैं, आसान भाषा में कह सकते हैं, यह क्रिया का क्या होता है, सामान्य रूप होता है जिसमें एक ही कार्य तथा एक ही क्रिया अपद होता है। इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमको कोई भी चीज क्या हो जाती है, आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है। एक और उदाहरण मैं लिख देती हूँ, जैसे श्याम आम खाता है। तो यहाँ पे देखिए एक ही क्रिया हो रही है, यहाँ पे पढ़ने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, खाने की जो है वो क्रिया हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों किसके उदाहरण है, सामान्य क्रिया के जो है वो उदाहरण है। अब हम आगे किसको देख लेते हैं, क्रिया का जो दूसरा भेद है सहायक क्रिया, उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्ण करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ, रवि पढ़ता है। एक और दूसरा उदाहरण लिख देती हूँ मैंने पुस्तक पढ़ ली है। तो यहाँ पे देखिए, रवि पढ़ता है में पढ़ता क्या है, मुख्य क्रिया है, साथ ही मैंने पुस्तक पढ़ ली है। तो यहाँ पे भी जो है पढ़ है क्या है, या पढ़ना जो है क्या है, मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे रवि पढ़ता है मुख्य क्रिया। तो इस मुख्य क्रिया की जो है वो सहायता कौन कर रहा है, यह है शब्द क्या कर रहा है, इसकी जो है वो सहायता कर रहा है। अतः है क्या है, यहाँ पे जो है वो सहायक क्रिया, और है लगने से वाक्य क्या हो गया है, अपूर्ण हो गया है। इसी प्रकार से मैंने पुस्तक पढ़ ली है, तो जो पढ़ ली मुख्य क्रिया है उसकी जो है वो सहायता कौन प्रदान कर रहा है, ली शब्द है क्या कर रहा है, जो है उसकी सहायता प्रदान कर रहा है। अतः ली है यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया, और ली है लगाने से क्या हो गया, वाक्य जो है वो अपूर्ण हो गया। तो इस तरीके से हम सहायक क्रिया को भी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। जो मुख्य क्रिया की सहायता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रिया प्रेरणार्थक अर्थात वह क्रिया जो किसी को कार्य करने के लिए क्या देती हो, प्रेरणा देती हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो परिभाषा के रूप में क्या होता है, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, क्रिया, और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रेरणार्थक क्रिया को हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण को भी लिख दी हूँ। यहाँ पे देखिए, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। देखिए ध्यान से इसको, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो कृष्ण को मधुर बांसुरी बजाने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। और दूसरे उदाहरण में देखिए, राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति है, वह किसको कह रहा है, राधा को कह रहा है कि तुमको क्या करना है, कृष्ण से जो है वो मधुर बांसुरी बजाना है। अगर इसको मैं छोटे से चार्ट के रूप में लिखूं, जैसे मैं पहला उदाहरण है कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो क्या कह रहा है,
कृष्ण को कह रहा है कि तुम क्या करना, मधुर बांसुरी बजाना। तो यहाँ पे यह किसको दे रहा है, जो है वो प्रेरणा दे रहा है कि तुमको क्या करना है, मधुर बांसुरी बजाना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक जो है वो प्रेरणा जो है वो कार्य कर रही है। लेकिन दूसरे उदाहरण में देखिए, राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, वह किसको कह रहा है, राधा को कह रहा है कि राधा तुमको क्या करना है, कृष्ण से जो है वो मधुर बांसुरी बजवाना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्रेरणा है, यहाँ पे एक प्रेरणा हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, अद्वितीय प्रेरणा हो गई। इसीलिए जो पहला उदाहरण है हमारा कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, यह किसका उदाहरण है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। साथ ही जो दूसरा उदाहरण है राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, वह क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। साथ ही इसमें देखिए जो बांसुरी बजाना में हमें बज क्या है, यह जो है वो क्रिया का जो है वो क्या है, धातु रूप है। और इसमें क्या है, जो आना प्रत्यय जुड़ करके क्या हो गया है, अब बजाना हो गया। तो हम कह सकते हैं जो प्रथम प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसको हम शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हमको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे धातु, और इसमें हमने जो है वो कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, जैसे आना प्रत्यय जोड़ा है। तो जो बज धातु रूप था बज, वह आना प्रत्यय जुड़ने से वह क्या हो गया है, बजाना हो गया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि धातु रूप में हम क्या करेंगे, आना प्रत्यय जोड़ेंगे और आना प्रत्यय जोड़ने के बाद इस तरीके से जो है क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। जहाँ पे आना रहेगा वह क्या रहेगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी। इसी प्रकार से जैसे हमको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानने के लिए जो धातु रूप है उसमें क्या करेंगे, वाना प्रत्यय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए बजवाना, बज यहाँ पे क्या है, धातु का जो है वो मूल रूप है और इसमें क्या जुड़ गया है, वाना प्रत्यय जुड़ने से यह क्या हो गया है, बजवाना हो गया। तो यहाँ पर भी इसको मैं लिख देती हूँ, धातु है बज है और जब हम इसमें वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बजवाना। इसी प्रकार से एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सारे उदाहरणों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसमें अगर कोई एक व्यक्ति प्रेरणा देगा तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, और कोई दो व्यक्ति प्रेरणा देंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अद्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही इसमें जो है वो धातु के जो है मूल रूप में आना प्रत्यय जोड़ करके जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें धातु जो क्रिया का मूल रूप है उसमें वाना प्रत्यय जोड़ करके हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्रिया का चौथा भेद पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया को देखिए, नाम को ही पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है, क्रिया और यहाँ पे काल है और यहाँ पे पूर्व है। जो क्रिया समय से पहले हुई है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, विकास पढ़कर सो गया, मोहित खेलकर पढ़ने बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए पढ़कर भी क्या है, क्रिया है, और साथ ही सोना भी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे कितनी क्रिया दी गई है, दो क्रिया जो है वो दी गई है, लेकिन दोनों क्रिया में क्या है, अंतर है। कौन सा क्रिया पहले किया गया और कौन सा क्रिया जो है बाद में किया गया, इसको देख लेते हैं। विकास पढ़कर सो गया, मतलब पढ़ने की जो क्रिया है उसने क्या की है, पहले की है, और पढ़ने के बाद जो सोया है वह क्या है, सोना जो है वो क्या है, दूसरी क्रिया है। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा के अनुसार से जो पहली क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे जो पढ़कर है वह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अधिकतर ऐसा होता है जो क्रिया होती है वह क्या होती है, शब्द के जो है वो अंत में लिखी हुई होती है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इस तरीके से बीच में दिया हो तो हमको जो है वो घबराना नहीं चाहिए। और अगर पूर्वकालिक क्रिया को अगर पहचानना हो तो जो धातु का जो रूप है, जो क्रिया का जो मूल रूप है, जो धातु का है, उसमें क्या करना चाहिए, कर लगा करके हमको जो है वो पूर्वकालिक क्रिया को जो है वो बना लेना चाहिए।
पढ़ क्या है, क्रिया का जो है वो मूल रूप है, अर्थात यह क्या है, पढ़ जो है वो धातु रूप है और इस धातु रूप में क्या करेंगे, कर प्रत्यय लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक जो है वो क्रिया हो जाएगी। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। या हम कर सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें हम धातु रूप में क्या करेंगे, कर जोड़ करके, कर प्रत्यय लगा करके हम क्या बना लेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बना लेंगे। अगर हमको इस तरीके से पहचान में ना आए कि कौन जो क्रिया पहले हुई है या कौन क्रिया जो है वो बाद में हुई है, तो हमको क्या करना है, जो धातु है उसमें हम क्या करेंगे, जो कर प्रत्यय लगा करके फिर हम क्या करेंगे, उसको जो है पूर्वकालिक क्रिया जो है बना लेंगे। तो इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। मोहित खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो यहाँ पे देखिए कौन सी जो क्रिया पहले हो रही है, तो खेलकर जो है क्या क्रिया पहले हो रही है, अतः यहाँ पे जो है वो खेलकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरीके से एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से सीधा हमको क्या करना है, धातु में क्या कर देना है, कर प्रत्यय लगा लेंगे और कर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्रिया का पांचवा भेद नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब किसी क्रिया की रचना धातु से ना होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होती है तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हम सब कोई जानते हैं कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका निर्माण धातु से ना होकर के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्द उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिख दी हूँ, तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसके जो है नाम धातु रूप को जो है लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे लालच का नाम धातु रूप क्या होता है, ललचाना। इसी प्रकार से बात का जो है वो नाम धातु रूप क्या होता है, बतियाना। अपना जो कि क्या है, सर्वनाम है, इसका क्या हो जाएगा, अपनाना। नाम धातु रूप अधिकतर जो है एग्जाम्स में आता है, नाम धातु रूप लिखो करके, तो अगर हम इस तरीके से तैयार करे रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए लंगड़ा का क्या हो जाएगा, लंगड़ाना। सूखा का सुखाना, थपथप का थपथपाना, भिन भिन का भिन भिनाना, छप छप का क्या हो जाएगा, छप छपाना। यहाँ पर सहूलियत के लिए मैं लिख देती हूँ यह कौन सा रूप है, नाम धातु रूप है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नाम धातु को जो है तैयार कर सकते हैं। क्रिया का छठा भेद संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा, वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। रजनी ने खाना खा लिया, मैंने पुस्तक पढ़ डाली है। तो यहाँ पे देखिए खाना भी क्रिया है और खा भी क्या है, दोनों जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पे खाना और खा मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक क्रिया बना रहे हैं। अतः यहाँ पे खाना खा क्या है, असंयुक्त क्रिया है। इसी प्रकार से मैंने पुस्तक पढ़ डाली है, में पढ़ भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, और डालना भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया, और दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक क्रिया का निर्माण कर रहे हैं और उस क्रिया को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो संयुक्त क्रिया को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कृदंत क्रिया, वे क्रियाएं जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगाने से बनती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल होता है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से जो है वो मैं कृदंत क्रिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे चल धातु रूप है, चल ये धातु रूप है, इससे हम जो है वो किस तरीके से कृदंत रूप बनाएंगे। चल में ता जोड़ करके चलता, इसी प्रकार से चल में ना जोड़कर चलना, चल में कर जोड़कर चलकर। इसी प्रकार से प्रत्यय जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, कृदंत क्रिया बना सकते हैं। और कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लिख जो धातु रूप है इसका बना सकते हैं। लिखता, लिखना, लिखकर,
इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कृदंत क्रिया को भी बना सकते हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया का अंतिम भेद सजातीय क्रिया। और सजातीय क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो तथा एक साथ प्रयुक्त हुए हो तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पे देखिए लड़ी, यहाँ पे ये लड़ी क्या है? क्रिया है। साथ ही लड़ाई, तो क्या लड़ी? तो लड़ाई लड़ी, तो ये लड़ाई क्या है? यहाँ पर जो है वो कर्म है। लेकिन लड़ाई और लड़ी दोनों कौन से धातु से बने हैं? लड़ धातु से मिलकर के क्या है, ये बने हुए हैं। अतः यहाँ पे देखिए लड़ाई लड़ी, यह क्या हो जाएगा? सजातीय क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार से जब कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? असजातीय क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर जो है वो क्रिया के 8 भेद का जो है वो अध्ययन किया है। अगर आज आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।